नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जी हां, चुनावी साल में बजट में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को बड़ा तोहफा दे दिया। राहत के तौर पर इनकम टैक्स में बड़ा ऐलान किया गया। सरकार के मुताबिक आयकर की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स बजट स्पीच के दौरान उछाल दर्ज करता रहा। जहां बजट स्पीच की शुरुआत के वक्त सेंसेक्स लगभग 100 अंकों के साथ हरे निशान पर था। वहीं 12:30 बजे तक 1.5 घंटे की स्पीच तक सेंसेक्स लगभग 300 अंकों की उछाल तक पहुंच गया और कारोबार करता नजर आया। इनकम टैक्स में पिछली राहत से सरकारी खजाने को 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2014 में आयकर की छूट सीमा को 2 लाख वार्षिक आय से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया था। और बजट के ब्रह्मास्त्र पर ही चर्चा हम करेंगे। तमाम वर्गों को साधने की कोशिश इस बजट में की गई है, इसलिए हर वर्ग से मेहमान भी हमारे साथ में मौजूद हैं। जानने की कोशिश हम अगले 1 घंटे में करेंगे कि आखिर इस बजट का असर कैसा रहेगा और कितना कुछ फायदा होता दिख रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रविंद्र ब्रह्मे हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। द्वारका साहू किसान नेता हमारे साथ में है। द्वारका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय झा कर्मचारी नेता हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमर परवानी हैं। अमर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमेश वर्ल्यानी जी कांग्रेस से हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बजट का मामला है, इसलिए सबसे पहले अर्थशास्त्री के से ही हम शुरुआत करेंगे। रविंद्र जी, इस पूरे बजट में जो आज फोकस किया गया है, शुरुआती जब पीयूष गोयल ने शुरुआत किया उन्होंने, तो किसानों की दर बदर हम जैसे जैसे बढ़ते गए, एक एक चीजों को, किसानों की जरूरतों को, किसानों के फायदे को छुआ गया। उसके बाद में कर्मचारियों की बात आई, मजदूरों की बात आई, और जैसे कि धमाके की उम्मीद थी कि क्या टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा या कोई छूट में बढ़ावा मिलेगा, और ये एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर 5 लाख हुआ। कैसे देखते हैं पूरे बजट को आप? जी हाँ, जैसी उम्मीद थी वो उस अनुरूप बजट रहा। और वित्त मंत्री ने सबसे पहले तो अपनी उपलब्धियां बताई, पिछले 5 सालों की उपलब्धियों को बताई, फिर वर्तमान स्थिति को उन्होंने बताया, विभिन्न योजनाओं की प्रगति बताई, और उसके बाद कुछ जो है नई घोषणाएं की। और साथ ही साथ उन्होंने एक 10 वर्ष के लिए एक विजन प्लान भी अपना इस बजट में बनाया, जो कि 10 सूत्री विजन प्लान है, उसको उन्होंने बताया। और कुछ जो खास बात ये रही कि इसमें जो कुछ योजना है, जैसे खासकर जिसको उम्मीद की जा रही थी कि जो किसानों के लिए जो आय हस्तांतरण होगा, उसकी घोषणा इसमें हुई है। और उसके लिए विशेष बात ये रही कि वो जो घोषणा है वो इस वर्ष से जो है 1 जनवरी से लागू होगी। और उसके लिए भी उन्होंने बजट में प्रावधान किया है। जो 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाना है लघु और सीमांत किसानों को जो दिया जाना है, उनके लिए उन्होंने कहा है कि वो 6,000 रुपये 3 किस्त में दिए जाएंगे। और ये एक जो किस्त है अभी ये इनके खाते में इसी वर्ष चली जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण घोषणा थी। और जैसी दूसरी घोषणा की चर्चा हो रही है कि जो इनकम टैक्स है और मध्यम वर्ग जो उसमें जो राहत चाह रहा था, उसमें इन्होंने जो एक बड़ी राहत दी है। तो इसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे। हम लोगों ने कल भी इस पे चर्चा की थी, और इसके अनुरूप ही ये बजट रहा। चलिए, अब बहुत सारे पहलू हैं जिस पर हम लगातार हमारे सभी मेहमानों से चर्चा करेंगे। मोदी सरकार का बजट है तो जाहिर सी बात है, सुंदरानी जी आपसे मैं पूछूं, क्योंकि चुनाव है, बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव है, क्या ये समझा जाए कि चुनाव में लोगों को एक राहत देने की कोशिश इस बजट में की गई है, या वास्तव में ये पहले से ही प्लान किया गया था? कैसे देखते हैं? देखिए, यह बजट हिंदुस्तान की जनता के लिए बल्ले बल्ले साबित हुआ है। किसानों, मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों और मध्यम वर्गीय और छोटे उद्योग गांव में लगेंगे। गांव, गरीब, किसान, व्यापारियों का यह बजट है। इतनी बड़ी राहतें मैंने अपने राजनीतिक जीवन, 40 साल के राजनीतिक जीवन में कई वित्त मंत्रियों के बजटों को देखा, लेकिन पीयूष गोयल जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार कोई ऐसा वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश हुआ है, सारे वर्गों को लाभ देने का काम किया है। जो उम्मीद की जा रही थी उससे बेहतर बजट प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। पूरे भारतवर्ष के सभी वर्गों को, विशेषकर किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी,
मध्यम वर्गीय व्यापारियों को राहत देने की बात की, मकान खरीदने पर भी उन्होंने छूट देने की बात की है। तो कहीं ना कहीं जीएसटी में तो पहले ही बहुत सारे बदलाव हुए थे और आज उसका विषय नहीं था। तो निश्चित रूप से इस बजट की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से आम जनता को राहत देने में सफल हुई है। चलिए, आम जनता को राहत देने में सफल हुई है मोदी सरकार, सुंदरानी जी का कहना है। रमेश जी, कि आपको लगता है कि आजकल जो चुनाव में घोषणा पत्र होते हैं, जो वादे होते हैं, उसमें किसान मजदूर को फोकस कर दिया जाता है तो चुनाव जीत जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से किसानों का कर्ज माफ किया गया, तमाम बातों का जिक्र घोषणा पत्र में किया गया और आप देख रहे हैं कि सरकार आ चुकी है। आपको लगता है कि चुनाव के मद्देनजर ये चुनावी बजट है? निश्चित रूप से ये चुनावी बजट है। जिस बात के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि 5 लाख रुपए इन्होंने बेसिक एग्जम्पशन दे दिया, ठीक है। ये तो अरुण जेटली जब विपक्ष में थे मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, तो हर साल वो 5 लाख की बात करते थे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 4 साल बीत गए, 4 साल में इन्होंने स्लैब को नहीं बढ़ाया, अब चुनावी साल को देख के बढ़ा रहे हैं। मतलब 4 साल का जो आम करदाता की बचत होती 12,500 पर ईयर के हिसाब से, तो 50,000 बचत होती, उससे उन्होंने वंचित किया। दूसरा जो किसानों वाला मामला है, ये 5 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो बार बार कह रहे हैं कि वो किसानों के मामले को लेकर, किसानों की कर्ज माफी को लेकर या मिनिमम इनकम गारंटी को लेकर मोदी जी को नहीं छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हार का भय और राहुल गांधी का भय, इन्होंने इनको मजबूर किया है कि किसानों के लिए कुछ राहत दें। लेकिन ये भी ऊंट के मुंह में जीरा है। 5 एकड़ तक के किसान को साल में 6,000 रुपए छूट मिलेगी, मतलब 500 रुपया प्रति माह। ये तो किसानों के साथ मोदी सरकार मजाक कर रही है, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जो भी घोषणाएं की हैं, ये राहुल गांधी के अभियान का परिणाम है और इसका लाभ इनको चुनाव में नहीं मिलने वाला है। चलिए, लेकिन यहाँ पर मध्यम वर्ग जो है रमेश जी, वो जरूर खुश है क्योंकि सीधे जो सीमा है 2.5 लाख से 5 लाख रुपए हो गई है। परवानी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस पूरे बजट को आपने भी देखा सुना आज, इसके बारे में आप बताइए कि आप किस तरीके से इस बजट को देखते हैं। क्या इसकी बहुत अच्छी बातें रही और क्या इसमें और कुछ किया जा सकता था? देखिए, जैसे उन्होंने जीएसटी में कई सारी चीज़ों को 5% में लाने की घोषणा की है जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, तो उसमें एक आम जो परिवार है उनके मंथली बजट में एक इम्पैक्ट आएगा, फ़र्क आएगा, राहत होगी। दूसरा, जो 5 लाख तक का जो इनकम टैक्स का छूट है और इन्वेस्टमेंट करने पे 4.5 है, इसमें पूरे जो छोटे व्यापारी हैं प्रदेश के या पूरे हिंदुस्तान के जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी काफ़ी राहत इसमें महसूस होगी। और जो किसानों को, मजदूरों को जो जिस भी तरीके से पैसा मिलेगा वो अल्टीमेटली पैसा व्यापार में ही आएगा और व्यापार में इसमें प्रगति होगी। और मैं समझता हूँ कि ये ओवरऑल एक बैलेंस बजट है और नफा तूला बजट है और ये व्यापार में तो इसका प्लस आएगा इसमें। चलिए, द्वारका जी हमारे साथ में बने हुए हैं। चूंकि किसानों पर फोकस आजकल सभी सरकारें कर रही है, चाहे राज्य सरकार की हम बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें। द्वारका जी, आपको लगता है कि किसानों के हक में आजकल सरकार कदम उठा रही, चाहे कर्ज माफी की बात हो, चाहे 22 फसलों को एमएसपी में लाने की बात हो, चाहे किसानों के लिए बोनस की बातें हो, आपको लगता है कि ये जो बजट है वो किसानों के लिए कितना उचित है? किस तरीके से देखते हैं आप? वैसे मैं मान सकता हूँ ये चुनावी बजट भी कह सकता हूँ इसको। किसान लगातार आक्रामक रूप लगातार 15 साल से दिखाते आ रही है और उसी का परिणाम है कि आज किसान के लिए किसी भी तरीके से हो, किसान को फोकस, मजदूर को फोकस किया जाता है राजनीतिक में जी। आज ये मान के चलते हैं जैसे 5 एकड़ का मतलब 2.5 हेक्टेयर का जो जमीन है उसमें जो छूट दिए हैं 6,000 रुपए का सालाने का, ये बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। मैं इसको नहीं मानता, हमारे किसान भाई नहीं मानते कि 500 रुपये महीने का एक निराश्रित को आप 500 रुपये देते हैं। एक निराश्रित महिला है उसको 1,000 रुपये आज हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार आज 1,000 रुपये देने की घोषणा की। आप 500 रुपये दे रहे हैं, 500 रुपये होता क्या है? और दूसरी बात, जो मेन चीज़ है 22 फसलों में जो एमएसपी जो तय किया गया है, मैं तो ये पहले कहूँगा कि हमारे पूरे देश कृषि प्रधान देश है। एमएसपी तय करना सरकार की नीति है, लेकिन क्या एमएसपी में इस चीज़ को खरीदा जाता है? क्या इसको 12 माह खरीदा जाता है? हमारे फसल को, हमारा दलहन तिलहन का फसल को 12 महीना अगर कोई नहीं खरीदते हैं तो उस एमएसपी का क्या मतलब है? ये पहले बता दें।
फसल तो रेट तय कर दिया गया, जो भी रेट थी, कम हुआ ज्यादा हुआ उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो तो बहुत कम है, नहीं के बराबर है। लेकिन क्या हमारे फसल को खरीदेंगे? ये हमारी फसल को खरीदते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। हमारी फसल को जब तक सरकार नहीं खरीदेगी, 12 माह मक्का का पैदावारी अभी हमारी तेजी से बढ़ रहा है, दलहन तिलहन का तेजी से बढ़ रहा है, धान खरीदी का बढ़ रहा है। हम 3 महीना धान खरीदते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। हमारा धान, ये तो हमारा कुछ ही स्टेट में है। हम पूरे अगर कोई हिंदुस्तान की बात करें तो आज देख लीजिए पूरा एमएसपी तय है, लेकिन कहीं पर कोई खरीदी नहीं है। सब पूरा जा रहा है मार्केट में, बाजार बिचौलिए के हाथ में जा रहा है और बिचौलिए लोग धान खरीदी कर रहे हैं। लेकिन द्वारका जी इसमें बिचौलिए वाले जो जिक्र था उसमें इस बार हमने देखा कि बजट में है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी क्योंकि शुरुआती जो एक राय है वो मैं सभी से लेना चाह रही हूँ। हमारे साथ में और भी गेस्ट बने हुए हैं। विजय जी, आप बने हुए हैं हमारे साथ में। ये बताइए कि कर्मचारियों के लिहाज से भी बहुत सारी चीजें गई। सबसे पहले तो ये 5 लाख जो आयकर में छूट दी गई है, उससे एक बड़ा वर्ग प्रभावित होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले कई सालों से ये इंतजार किया जा रहा था कि इसको बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा जो मजदूरी है या मजदूरों के लिए जो हित की बातें इस बजट में हमको देखने को मिली है, वो किस तरीके से समझ पा रहे हैं आप? देखिए, 5 साल से हम लोग मांग करते रहे। विपक्ष में जब भाजपा थी तब बोलती थी 5 लाख रुपए तक की छूट देंगे। अब 5 लाख तक छूट हमको नहीं मिला। ये चुनावी बजट है, चुनावी बजट में 5 लाख का छूट दे रहे हैं। ये सवाल इस बात का है, इन्होंने छक्का मारा है, अब वो बाउंड्री में कैच होंगे कि 6 रन जाएगा, ये तो चुनाव बताएगा। मई में चुनाव है, चुनाव में जो अगली सरकार आएगी, ये जो बजट है माने मार्च 2020 तक के लिए। आज तो हम अभी 31 मार्च के पहले हम 12,000 15,000 टैक्स पटा रहे हैं 2.5 लाख वाले में, पिछले में। तो प्रश्न ये था कि इसको 4 साल 5 साल क्यों नहीं किया गया? अब चुनाव में किया गया। गारंटी क्या है कि ये चुनाव में फिर से जीतेंगे और लागू होगा? तो कहीं ना कहीं ये एक रेवड़ी बांटने वाली बात है। इसका हम स्वागत नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद जो सरकार आएगी वो बदल देगी, जैसा छत्तीसगढ़ में भी हर चीज बदल रहा है। दूसरी बात, 2004 से हिंदुस्तान में पेंशन बंद है। राजनीतिज्ञ चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, 5 साल बाद यदि वो रिटायर होते हैं उनको बकायदा पेंशन मिलता है। मेरा 62 साल 60 साल की उम्र में नौकरी करने के बाद कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर होता है, 2004 के बाद जो नौकरी लगा है, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे चपरासी हो, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। इसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया। हम किसान भी हैं, हम नागरिक भी हैं। इस पूरे बजट में कहीं भी महंगाई को कम करने की दिशा में कोई पहल, कोई प्रयास दिखता नहीं है। हमको कहा जा रहा है कि 6.5 लाख रुपए तक यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको छूट मिलेगा इनकम टैक्स में। अरे हमारा इनकम टैक्स का यदि हम छूट चाहने के लिए 6.5 लाख रुपया, मैं तो साल में तनख्वाह नहीं पाता। अब उसको इन्वेस्ट कर दूंगा तो मैं जीएसटी कटाऊं, मैं इनकम टैक्स कटाऊं, मैं प्रॉपर्टी टैक्स दूं, मैं टीडीएस कटाऊं, कितने सारे टैक्स हैं। इंडियन टैक्सेशन एक्ट कहता है कि भारत में एक व्यक्ति से डबल टैक्स नहीं होना चाहिए। एक भूमि में प्लाट में हम मकान बनाते हैं, उसको कृषि प्रयोजन से गैर कृषि प्रयोजन में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको डायवर्सन बोलते हैं। गवर्नमेंट डायवर्सन टैक्स भी लेती है और मकान बनने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसमें प्रॉपर्टी टैक्स लेती है। कैसे डबल टैक्स नहीं हुआ, मुझको बताइए। चलिए, इसके बारे में मैं, मुझे लगता है रविंद्र जी आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि टैक्स का ये जो गणित है, एक आम व्यक्ति जो होता है उसे समझ में नहीं आता। उसे ये समझ में आता है कि 2.5 लाख की सीमा 5 लाख बढ़ गई है, मुझे इतने साल में इतना कमाना है तो मुझे टैक्स देना है या नहीं देना है। आपको लगता है ये जो टैक्स का गणित है, क्या इसको पूरा साधने की कोशिश वास्तव में किसी को लाभ देने की कोशिश है, या फिर जैसा कि विजय जी कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है? नहीं, इस पे जो डायरेक्ट टैक्स में छूट दी गई है, और ये जो पहले जिनकी 2.5 लाख रुपए की इनकम थी उनको कोई कर नहीं देना पड़ता था, और अब यदि जिनकी आय 5 लाख रुपए तक है उनको कोई कर नहीं देना पड़ेगा, और उसके बाद जो है कर लगेगा 5 लाख के बाद। और कुछ बचत है, जैसे 1.5 लाख बचत का, जैसे वो कह रहे हैं ना कि 6.5 लाख रुपए का अगर में बचत है, वो 1.5 लाख अभी भी है, वर्तमान में भी उस सीमा को नहीं वो किया गया है। तो 1.5 लाख की वो सीमा है, तो 1.5 लाख रुपए आप बचा सकते हैं, और 5 लाख रुपए आपको 5 लाख रुपए की आय तक कोई टैक्स नहीं है। तो इस तरीके से 5 लाख और कुल मिला के 6.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा यदि आप 1.5 लाख रुपए बचाते हैं तो 80C के अंतर्गत। सुंदरानी जी, टैक्स को लेकर जैसे जब हम बात कर रहे थे तो
गाय के लिए भी अलग से एक बजट लाया गया है, 750 करोड़, एक बड़ा अमाउंट है जो नस्ल सुधार के लिए लाया गया। आपको लगता है कि इसके अलावा जो दूसरी चीजें थी उस पर किया जा सकता था? जैसा कि विजय जी ने भी कहा, द्वारका जी ने भी कहा कि वैसा बजट नहीं है जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। 6,000 रुपए बहुत कम होता है, 500 रुपए महीना तो बिल्कुल मजाक ही है किसान के साथ में। इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि 500 रुपए बहुत ही कम होता है। देखिए, अंतरिम बजट की भी कोई सीमाएं होती है, उस सीमाओं को लांघना भी वित्त मंत्री के बस में नहीं होता। लेकिन एक शुरुआत हुई है आने वाले समय में, और जब पूर्ण बजट आएगा, अगली सरकार का जो पूर्ण बजट होगा, उसमें निश्चित रूप से एक शुरुआत अच्छी हुई। दूसरा, 60 साल के ऊपर जो मजदूरों को 3,000 रुपए, ऐसे 10 करोड़ मजदूरों को लाभ देने की बात की, 3,000 रुपए पेंशन देने की बात की है। तो कहीं ना कहीं कई दिशाओं में सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। आज तक किस वित्त मंत्री ने इतनी सारी घोषणाएं की, किस सरकार ने इतनी सारी घोषणाएं की? कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने जो 5 साल में, 4.5 साल में अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, खजाने को भरने का काम किया। अब अवसर आया है लोगों को लौटाने का। तो निश्चित रूप से जो टैक्स का पैसा आया है वो गरीब मजदूर, किसान, छोटे मझोले व्यापारियों को देने का एक प्रयास है। निश्चित रूप से इसकी सराहना होनी चाहिए। हर वर्ग को संतुष्ट, सरकारी कर्मचारियों को संतुष्ट करने का, लेकिन कर्मचारी नेता संतुष्ट नहीं है, 7,000 रुपए का बोनस, 21,000 रुपए की जिसकी तनख्वाह, को 7,000 रुपए का बोनस देने की बात की है। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को देने का काम किया है। जैसे जैसे हमारी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होते जाएगी वैसा वैसा। लेकिन आप कह रहे हैं कि देने की बात हुई है, लेकिन हमारे पास में किसान नेता भी हैं और कर्मचारी नेता भी हैं। इन दोनों ने तो सिरे से खारिज किया कि वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। आम किसानों से बात करेंगे तो आपको अलग बात मिलेगी। किसी दल के प्रति प्रतिबद्ध किसान होगा, दल के प्रति कोई व्यापारी प्रतिबद्ध होगा, वो उस प्रकार की बात करेगा। निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा कि 55 साल के कांग्रेस के इतिहास में एक ऐसा बजट दिखा देना कि सब वर्गों को। कांग्रेस से मैं जवाब ले लेती हूँ। रमेश जी, मुझे लगता है आपकी तरफ 1.5 लाख रुपए से ऊपर कभी पहली सरकार है जिसने सभी को साधा है। पहली सरकार, निश्चित रूप से पहली सरकार है। ज्योति जी बताइए। रमेश जी, देखिए, आपकी सरकार ने क्या किया था? देखिए, हमारी सरकार के समय में सारी व्यवस्थाएं सब ठीक चल रही थी। मोदी जी ये जब बोल रहे हैं ना कि मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को ठीक किया, अरे ये स्वयं व्यापारी हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी से तो देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। आज स्थिति है, इस बजट में बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या व्यवस्था है? जीडीपी क्या है भारत का? जीडीपी के आंकड़े आप बताइए। चाइना से हम आगे बढ़े हैं। अरे जीडीपी, हम अमेरिका से आगे, चाइना के रोजगार से बढ़े हो गए आगे। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत आगे बढ़ी हुई है। आज जितनी घोषणाएं, ये सिर्फ डायलॉगबाजी है, डायलॉगबाजी नहीं है। क्या काले धन के प्रचलन को रोकना देश हित में नहीं है? जाली नोटों के प्रचलन को रोकना देश के हित में नहीं है? क्या जीएसटी, क्या कांग्रेस का समर्थन नहीं था? आप जीएसटी का ढिंडोरा बार बार पूछते बजाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जीएसटी में क्या कांग्रेस पार्टी ने संसद में समर्थन नहीं किया था? लेकिन जीएसटी के स्वरूप के लिए नहीं दिया था। मैंने सारी बातें विपक्ष के साथ बैठकर, जीएसटी को आपने 10 साल विलंब किया संसद में, सारी स्वीकार, सारे बीजेपी के मंत्रियों ने लेकर कांग्रेस पार्टी अगर नहीं चाहती तो जीएसटी आता ही नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी, हमारी योजना थी ना, आपकी योजना को ही लागू किया है हमने। हम तो सिंगल विंडो लागू करना चाहते थे, लेकिन आपकी पार्टी ने हमारा समर्थन नहीं किया। हम 75 लाख द्वारका जी से सुन लेते हैं। रमेश जी, द्वारका जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में आपसे जवाब दूं। बोलिए। का जो स्लैब आया है, केंद्र सरकार ने 400 बार चेंज किया, 400 बार। यानी आपका जीएसटी नहीं, नया कानून आता है द्वारका जी, संशोधन होते हैं। वेट आया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, साल भर वेट में संशोधन होते रहे। जीएसटी में संशोधन, जैसे जैसे व्यापारी संगठनों ने जीएसटी के बारे में सुझाव दिए उतने संशोधन करते नहीं। बोलिए रमेश जी। जीएसटी एक्ट जो कांग्रेस पार्टी का था उसमें 18% का एक ही स्लैब था। नंबर 1, जो जीएसटी में कंप्लायंस का प्रॉब्लम है उसके तरफ ध्यान नहीं है। ये जीएसटी के रेट कम करते हैं, लेकिन जीएसटी रेट कम करने का लाभ कंज्यूमर को नहीं मिलता। जो फैक्ट्री वाले हैं वो अपना बेस रेट बढ़ा देते हैं। इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था पटरी से बेपटरी हो चुकी है। इस बजट में बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
किसानों के लागत मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा लाभ दोगे, उनका एमएसपी रहेगा, उसके बारे में कोई गारंटी नहीं। आदरणीय वर्लियानी जी, आप क्या ये मानते हैं कि व्यापारी और उद्योगपतियों ने अपना मुनाफा बढ़ाया? आप ये कहना चाहते हैं? ये नहीं बोल रहा हूं। आप तो कह रहे हो कि व्यापारी उद्योगपतियों का क्या मुनाफा होता है आप जानते हैं? व्यापारियों की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी उन्होंने टैक्स बेनिफिट का बेनिफिट कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं किया। व्यापारी तो बेचारे परेशान हैं, जीएसटी के मारे व्यापार करे कि वो जीएसटी का कंप्लायंस 5 करोड़ तक के टर्नओवर में 3 महीने में एक रिटर्न भरना होगा। ये सरकार की वो अभी आप आ रहे हो, जब आपको चुनाव आ रहा है, कुछ व्यापारी जैसे जैसे सुझाव आए। बजट पे हम थोड़ी सी चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जीडीपी की जब बात होती है रविंद्र जी, यहाँ पर बात होती है कि आर्थिक जो घाटा होगा या बोझ पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख बढ़ा है तो जाहिर सी बात है इसमें खजाना तो कम होगा। खोल तो दिया है सरकार ने जनता के लिए, कर्मचारियों के लिए, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि फिर इसकी मार कहीं ना कहीं आम आदमी को पड़ेगी। आपको लगता है कि इससे वास्तव में ये जो बजट है वो राहत देने वाला है? देखिए, बहुत कोई राहत इससे नहीं मिलने वाली है। ये केवल चुनाव को दृष्टि में रख के ही इन्होंने फोकस किया हुआ है। थोड़ा अर्थशास्त्र के हिसाब से भी मुझे लगता है रमेश जी, देखिए ये जो इन्होंने रखा है, जो तमाम घोषणाएं की हैं, नई योजनाओं की घोषणा की है और इन पे जो व्यय आ रहा है, और इसके साथ यदि वित्त मंत्री ये बोल रहे हैं कि हम राजकोषीय अनुशासन का पालन कर रहे हैं और जो फिस्कल जो डेफिसिट है उसको 3.3% पे रखा हुआ है, तो यदि ये इसका पालन होता है और यही मैसेज बाजार में गया है और जो सेंसेक्स इस मैसेज को जो ले रहा है कि यदि फिजिकल डिसिप्लिन आप बनाए रख सकते हैं और यदि आपका रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा है और यदि ये कह रहे हैं कि जो बात कही गई कि अब जीएसटी कलेक्शन जनवरी माह में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा होगा, तो यदि टैक्स बढ़ रहे हैं, यदि रेवेन्यू कलेक्शन यदि बढ़ता है, उसका बेस बढ़ता है और यदि आप फिजिकल डिसिप्लिन का पालन कर लेते हैं और उनके साथ यदि आप ये कल्याण की जो योजनाएं हैं जो यदि लागू कर पा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये ठीक होगा। पर यदि आप फिजिकल डिसिप्लिन पालन नहीं करेंगे तो वहां पे आर्थिक विकास फिर प्रभावित हो जाता है, क्योंकि अब बहुत सारा जो बाजार से लोन है यदि वो सरकार यदि ले लेगी तो फिर वहां पे एक समस्या घूम फिर के फिर वही स्थिति बन जाएगी। जी हाँ, और वो इसीलिए फिर उससे फिर महंगाई बढ़ने का जो वहां से महंगाई बढ़ती है यदि आप घाटा को नियंत्रित नहीं कर पाते। ये एक अहम बात होगी परवानी जी, जैसा कि कह रहे हैं सरकार कि राजकोषीय घाटा जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो बैलेंस होगा, तमाम योजनाएं जो है उनको ध्यान पे रखकर बनाया गया है। कैसे होगा यहाँ पर राजकोषीय घाटा को कैसे मैनेज किया जाएगा? बिना लोन लिए ये कैसे मैनेज करेंगे? इसके बारे में आपको लगता है कि क्या होगा? क्योंकि सेंसेक्स तो इसी खुशी में उछल रहा है कि तमाम बैलेंस है और योजनाएं भी काफी तेजी से लागू की जा रही है। इसमें अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ साल पहले करीब 4 करोड़ के नीचे इनकम टैक्स पेयर थे, अभी आज वित्त मंत्री जी बताया कि 6.85 करोड़ का टैक्स पेयर हो गया, तो फिर बाहर हो जाएंगे। तो बेस जो काफी बड़ा हुआ है और लगभग 12 करोड़ के आसपास इनकम टैक्स का रेवेन्यू भी आया है, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास महीने का आ रहा है। तो ये बजट्स तो जितना आप सहूलतें देते जाएंगे उस हिसाब से व्यापार में वृद्धि होगी और जो पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं खर्च होगा। अच्छा। तो फिर खर्च होगा फिर वापस से टैक्स कलेक्शन में आएगा। लेकिन इसमें जो वलियानी जी और सिचन भाई बोल रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं जो कंप्लाइंसेस है उसमें जो रिलैक्सेशन करना था उसमें अभी भी नहीं है, और जो कॉर्पोरेट टैक्स में 30% टैक्स नहीं आता है उसमें टैक्स स्लैब कम है, जबकि जो छोटे व्यापारी उनकी अमूमन पार्टनरशिप फर्म होती है वो पूरा 30% टैक्स पटाते हैं। जब इन्होंने स्लैब चेंज किया है तो छोटे व्यापारियों में जो पार्टनरशिप फर्म की जो है वहां पे भी थोड़ा टैक्स में रिलैक्स करना चाहिए था। और ओवरऑल में देखेंगे तो एक बैलेंस है, और मेरे ख्याल से वो जैसे ब्रह्मे सर बता रहे हैं कि इसको डिफिसिट को उन्होंने अपना कंट्रोल में रखा है, तो चेक एंड बैलेंस है उसमें, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। रविंद्र जी, यहाँ पर एक जो अहम चीज ये भी देखने को मिली है, जैसा कि पीयूष गोयल जब कह रहे थे तो उनका ये भी कहना था कि टैक्स पेयर की जो संख्या है वो भी आप देखिए कि 80% लोग टैक्स पे कर रहे हैं, उनके लिए भी दबाव बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करें। आपको लगता है टैक्स चोरी की वजह से भी तो कई बार राजकोषीय जो घाटा है वो डिस्टर्ब हो रहा था, तो खजाने में पैसा तो आ रहा है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, टैक्स जो रिफॉर्म हुए हैं, जीएसटी भी जो रिफॉर्म हुआ है और खासकर जो आय बढ़ी है उससे आय देने की क्षमता भी लोगों की बढ़ी है, तो इस कारण हमारा जो टैक्स बेस है वो भी ब्रॉड हुआ है और टैक्स कलेक्शन में इसलिए वृद्धि हो रही है। हमारे जीडीपी का लगभग हम 12% के लगभग हमारा जो
कुल मिला के टैक्स का कलेक्शन है, तो ये एक मतलब एक स्थिति को सहज बनाता है। इसमें यदि हालांकि ये टैक्स कलेक्शन यदि और बढ़े, ये यदि बहुत अच्छा होगा कि एक टैक्स कलेक्शन बढ़ के जीडीपी की यदि हम 15% तक ले जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति होगी। और जो कहा जा रहा है कि हम देश के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात की गई कि हम उसका निर्माण करेंगे और तमाम उपलब्धियां बताई। रक्षा बजट भी बहुत बढ़ा, रक्षा बजट को 3 लाख करोड़ से ज्यादा किया गया है। तो ये उस समय संभव होगा कि आपके लिए ज्यादा, जब सरकार जब ज्यादा खर्च करेगी और खर्च करेगी जब तक कि कुछ जो है निर्माण कार्यों में खर्च करेगी, जिसे जो पूंजीगत व्यय होते हैं कहते हैं, उनको यदि करे तो ये निश्चित रूप से इसका भार, अभी ये जो टैक्स में छूट दी गई है इसका कुछ भार जरूर पड़ेगा, पर यदि आप ये टैक्स की यदि बढ़ा सकते हैं, इसका टैक्स जीडीपी रेशियो यदि बढ़ेगा तो इसमें ज्यादा लाभ हो सकता है। विजय जी, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाह रही थी, जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा इसमें राहत देने वाली बात नहीं दिखती है। ईपीएफ जिनका कटता है, आप देखिए उन कर्मचारियों के लिए सीधे 6 लाख का बीमा इस बजट में प्रावधान किया गया। आपको नहीं लगता है कि बीमा भी एक इतना बड़ा अहम रोल अदा करता है किसी भी मिडिल क्लास एम्प्लॉय के लिए, और ईपीएफ में अगर उनको सीधे 6 लाख का बीमा मिलता है तो ये राहत नहीं है? नहीं, राहत है, लेकिन आप ये समझ लीजिए ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का बीमा है, हम लोग का हर महीना तनख्वाह से बीमा का कटता है। आप 6 लाख बढ़ाए हो तो 6 लाख के लिए हमको हर महीना 600 रुपया उसका प्रीमियम पटाना पड़ेगा। जैसा अभी आपने कहा कि इनकम टैक्स में माने राजकोष में आय बढ़नी चाहिए, मेरा दावा है 100% इनकम टैक्स पे में 80% इनकम टैक्स पे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, और बिना किसी मेहनत के, बिना किसी नोटिस के 1 नंबर का इनकम टैक्स पे ही हमारा 1 तारीख को तनख्वाह से इनकम टैक्स कट जाता है। यदि 12 महीना नहीं पटा है तो फरवरी और मार्च में हमको तनख्वाह नहीं मिलता, पूरा हमारा इनकम टैक्स पट करके क्लियरेंस होगा, तभी हमारा तनख्वाह कटे मैंने बनेगा। मेरा कहने का मतलब, हम इनकम टैक्स देते हैं, 1 नंबर में देते हैं, हमारा बीमा करोगे उसके बदले में प्रीमियम लोगे, चाहे ऑफिस से सर्विस से कटे या मैं प्राइवेट किसी बीमा एजेंट से बीमा कराऊं। केवल बीमा का अर्थ यह नहीं है कि जैसे रोड एक्सीडेंट में कोई खत्म हुआ था हम उसको 5 लाख देते हैं। सुंदरानी जी, इसके बारे में आप मुझे बताइए, क्योंकि विजय जी यही कह रहे हैं कि अगर 6 लाख का बीमा अगर दिया जा रहा है ईपीएफ में तो उसकी प्रीमियम कटेगी, तो फिर इसमें बढ़ाई की क्या बात है? वो तो आपने सरकार की तरफ से 6 लाख का बीमे की पॉलिसी दी जाएगी, उसका कोई शुल्क नहीं लिया तो जाएगा, बीमा कंपनी बंद हो जाएगा, फोकट में दी करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बताइए विजय जी, आप तो कह रहे हैं कि इसके लिए प्रीमियम देनी पड़ेगी, लेकिन सुंदरानी जी कुछ और कह रहे हैं। सरकार प्रीमियम देती है, मजदूरों का 6 लाख का बीमा होता है तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार देगी, सरकार देगी इम्प्लीमेंटेशन विजय जी, ये सरकार देने वाली पड़ेगा। आप देखिए सरकारें जब लागू करती है तो उसमें कोई ना कोई फुचड़ा जुड़ा रहता है, जब सामने आएगा वास्तविक में बीमा होगा, मिलेगा, तब समझ में आएगा। विजय जी, आप स्वागत करने को तैयार है, ये सरकार देगी, स्वागत करेंगे। आप 15 लाख रुपया जनता के खाते में आएगा बोले थे 5 साल में मोदी जी, और आज किसान को आप 3,500 रुपया दे रहे हैं, आप उसके बारे में भी तो सोचिए। तो कहीं ना कहीं जनता को झोलटू राम बना दिया जाता है, जब लागू होगा तब समझ में आएगा। जिस दिन लागू हो जाए उस दिन आप स्वागत करिएगा। ज्योति जी, बिल्कुल झा जी की पीड़ा सही है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक चाह रहा था कि मोदी जी 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। मोदी जी ने नहीं कहा, अभी डाला हमारे 1000 रुपया, हमारे घोषणा पत्र में बता दें, आप हमारे घोषणा पत्र में बता दें, या मोदी जी या अमित शाह जी ने आम सभा में मोदी जी कहा कि विदेशों से काला धन आएगा, अब या तो 15 लाख रुपया आपके खाते में जाएगा। ऐसा तो देखिए, बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है। सरकार ने कभी 15 लाख रुपए देने की बात नहीं की। टेप दिखा दीजिए ज्योति जी, बिल्कुल दिखा दीजिए, विजुअल बता कितने हमारे घोषणा पत्र में बता दीजिए। किसानों से भी चर्चा कर लेते हैं, किसान नेता भी हमारे साथ में है। द्वारका जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि छोटे जो किसान होते हैं वो अक्सर बिचौलियों की वजह से मार खा जाते हैं, लेकिन बिचौलियों को भी तो इसमें रखा गया है कि बिचौलियों के ऊपर भी कमांड रखी जाएगी, बिचौलियों से भी मुक्त किया जाएगा किसानों को। जो छोटे किसान है उनका मार्केट में सीधे तरीके से अपनी जो फसल बेच सकेंगे, इसके प्रावधान के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बिचौलियों को मुक्त अलग रखा जाएगा, ये तो मैं बोलता हूं कि कभी
हो ही नहीं सकता, और उसको एक कल्पना मात्र मानिए, क्योंकि जब तक मंडी में धान की खरीदी नहीं होगी, दलहन तिलहन की खरीदी नहीं होगी, आज सोसाइटी के माध्यम से बिचौलियों से मुक्त करने की तो जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कोई प्रधानमंत्री मोदी जी थोड़ी रखेंगे, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में सरकार है कांग्रेस की, द्वारका जी की सरकार है। 15 साल आप लोग भी तो थे सुंदरानी जी। ये बता दो कि कौन सा प्रदेश में केंद्र सरकार ने अभी तक, कौन सा प्रदेश के आपके बीजेपी के मुख्यमंत्री ने धान खरीदी चालू किया? पहले 1.5 गुना कृषि होगा। देखिए कहना और अब तो 2 गुना की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। आज किसानों को 2 गुना मूल्य मिलेगा, ऐसा मैं ये पूछना चाहता हूँ। सुंदरानी जी सुन लीजिए, आप ये बता दीजिए आपके बीजेपी के कितने प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं? कितने प्रदेश के मुख्यमंत्री दलहन और तिलहन को 12 महीना खरीदी करते हैं एमएसपी के रेट में? यही बता दीजिए। आप शुरुआत करिए ना, प्रदेश को बता आपकी दीजिए। सरकार द्वारका जी शुरुआत कर लेना छत्तीसगढ़ से। अरे छत्तीसगढ़ में तो हमने शुरुआत किया 2500 रुपए धान खरीदी। आप 12 महीना धान खरीदने की घोषणा कर दें आज। अरे 2500 रुपए चला गया, कर देना द्वारका जी। आपने 2 साल का बोनस नहीं दिया, उसको भी हम देने के लिए तैयार हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ दीजिए ना, हम तो करेंगे, भी देंगे। आपने उस वादा को 2 साल का बोनस भी दीजिए, राम मंदिर भी बनाएंगे, हम ही बनाएंगे, आप नहीं बनाएंगे। ये भी तो सरकार जब घोषणा करती है, बजट में जिन बिंदुओं को शामिल किया जाता है, तो उसका असर कैसे होगा, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। बजट का ब्रह्मास्त्र तो सरकार ने चलाया है, अब इसका असर किस वर्ग पर कैसा हुआ है, इस पर चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। द्वारका जी, ब्रेक पर जाने से पहले जब मैं आपसे बात कर रही थी कोचिए वाले लोगों की बात को खत्म करने के लिए, आपने कहा यह संभव नहीं है, लेकिन आपने देखिए कि गायों की नस्ल सुधारने के लिए कामधेनु योजना की तरह 750 करोड़ का बजट रखा गया। आपको नहीं लगता है कि ये भी तो खेती किसानी से जुड़ी या डेयरी उद्योग से जुड़ी या किसानों को मजबूत करने के लिहाज से भी एक बड़ा काम हो सकता है? नहीं, बहुत बढ़िया है ये। कामधेनु योजना के अंतर्गत कोई चीज को ला रहे हैं तो स्वागत है, बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। देखिए मैं 2-3 चीज को फोकस करना चाह रहा हूँ, मैं पूरी बात अपनी कर लूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा है कि अगर कोई हमारी उत्पादन जो है उसको, आप मोदी जी ने कहा है कि हम 1.5 गुने की बात करेंगे, हम ये कहते हैं कि उसमें ये भी है, कामधेनु योजना को भी लागू किया गया है। हम मेन चीज ये कहना चाहते हैं, प्रमुख ये चीज है कि हमारी उत्पादन को हम सुरक्षा कैसा करें। हमारी उत्पादन, हम टमाटर उगाते हैं, हमारे पास कोई यूनिट नहीं है। हम मक्का की खेती करते हैं, उसको रख रखाव के लिए कोई गोडाउन नहीं है। हम दलहन तिलहन इतना पैदा करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई एमएसपी में धान खरीदने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई मंडी नहीं है, कोई सरकार खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हमारा कहना यह है कि आप सारी चीज ले आओ। आपका 6 महीना का चुनाव बचा है, 6 महीने बाद आपको चुनाव में उतरना, 6 महीने से भी कम समय है। वो एक चुनावी स्थिति के हिसाब से आपने इतनी सारी चीज को किसानों के हिसाब से इसको प्रपोजल में रखा है, लेकिन क्या इसको आपने लागू करने का कुछ योजना ढंग से किया है? लागू कैसे करेंगे? लागू जब तक नहीं करेंगे तो ये धरे के धरे रह जाएंगे। आपके पास चुनाव का समय है। द्वारका जी, चुनाव का समय है। आपको नहीं लगता कि इस तरीके से हवाई योजना सरकार नहीं बनाएगी? कहीं ना कहीं पुख्ता इसकी रणनीति बनाई गई होगी, केवल वादे नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में सरकार चुनाव की तरफ बढ़ रही है, जवाब जनता मांग सकती है। फिर 4.5 साल क्यों हवाई बातें नहीं होंगी? 4.5 साल तो निकल गया, ये तो चुनावी वर्ष है, चुनाव का समय 6 महीना बचा है। हम तो ये आपके इसी चैनल पे बैठ करके हमने कई बार इस बात को कहा है कि फूड प्रोसेसिंग के यूनिट तो लाइए आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 15 साल से बीजेपी की सरकार रही, एक यूनिट नहीं लगा सके। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ये यूनिट नहीं लाएगा। हम टमाटर उगाते हैं, हमको सड़क में फेंकना पड़ता है। हम आलू उगाते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, हमको सड़क में फेंकना पड़ता है। तो ऐसे कैसे चलेगा? जब तक यूनिट नहीं तैयार होगा, फूड प्रोसेसिंग का यूनिट नहीं बनेगा, एक बड़ा बजट नहीं आएगा। दूसरी चीज, हम ये भी कहते हैं कि भाई एक हमको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब तक बिन पानी शून्य, इस बारे में हम कई बार चर्चा किए हैं, उसके लिए कोई ध्यान नहीं है। हमारे पानी बेकार में चला जाता है, आता है बाढ़ निकल जाता है, हमारा डैम खाली हो जाता है। आज देख लीजिए, हमारे यहीं पर बीजेपी सरकार ने, रमन सिंह ने घोषणा की हम डबल पानी देंगे, इस बार पानी नहीं दिया। सरकार आ गई, बोलते हैं बाद में पानी नहीं है, उसको नदी में फेंक दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है, आप
प्रोजेक्ट लाइए, प्रोग्राम लाइए, बजट में सारी प्रावधान को ऐड करिए, जोड़िए, लेकिन उसको कितना अमलीजामा में पहनाएंगे आप उसको? परवानी जी, बिल्कुल। चलिए परवानी जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, एमएसएमई में अगर हम देखते हैं छोटे लघु जो उद्योग हैं उनके लिए 59 मिनट में यानी कि 1 घंटे के भीतर ही 1 करोड़ जैसे लोन की सुविधा सरकार दे रही है। आपको नहीं लगता कि छोटे उद्योग या मझोले उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो ऋण की सुविधा है उसमें किसी तरीके की परेशानी ना हो, उसको भी इस बात में ध्यान में रखा गया है? क्या आपको लगता है कि लघु उद्योग को बढ़ावा देके भी तो आर्थिक रूप से समृद्ध होने की कोशिश कर रही है सरकार? नहीं, जो लोन वाली बात है, एक्चुअली जो सरकार की पॉलिसी और बैंक साथ साथ नहीं चलती है। बैंक का अपना उनका एक मापदंड होता है, उसके हिसाब से वो लोग चलते हैं। तो अंतरिम बजट के बाद अब प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव। ऐसे में जो बजट में तमाम योजनाएं को सामने लाया गया है, जो वादे किए गए हैं, उसको भी एक अलग तरीके से प्रतिक्रिया मिलने लगी है। विजय जी, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि कर्मचारियों के लिए जो बातें आज के अंतरिम बजट में आपने देखी, क्या उम्मीदें थी आपको और क्या निराशा हुई? देखिए, अभी जो 6 लाख की बीमा की जो बात हो रही थी, जिसको मैंने कहा कि भाई उसका इंश्योरेंस हमको पटाना है या पटाना नहीं पड़ेगा, ये 6 लाख का जो बीमा है इसको पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है कि लाइफ इंश्योरेंस है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो 100-200 रुपए में हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस में लंबा हमको पटाना पड़ता है। तो ये हाथी है कि अश्वत्थामा है, ये कब क्लियर होगा? जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, चुनाव के बाद जब सरकार बनेगी तब। हम कर्मचारियों की अपेक्षाएं जो 5 साल से थी वो पूरी नहीं हुई है। आखिरी समय में चुनाव के हम बार बार इस बात को तर्क देते थे कि सरकारी कर्मचारियों से तो इनकम टैक्स लेना ही नहीं चाहिए। देखिए, वो राजा हैं, हम नौकर हैं। एक मालिक अपने नौकर से पैसा ले तो लज्जा को भी लज्जा आती है। इसलिए सरकार को कर्मचारी से पेंशन नहीं, टैक्स नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहुत जरूरी है, देश को चलाना है, राजकोष में तो हम 1 नंबर के जब इनकम टैक्स पे ही हैं, बिना मांगे हर महीने तनख्वाह से काट के दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं बिना मांगे, तो उसको कम लेना चाहिए। जिससे वसूली नहीं होती उसको आप ज्यादा लो। हम कोर्ट में नहीं जाते, हम वकील नहीं रखते, हम तो सीधा जो इनकम टैक्स निकला उसको दे देते हैं। तो कर्मचारियों की जो अपेक्षाएं, जिस प्रकार से सांसद विधायकों को पेंशन मिलता है टिल डेथ, हम चाहते हैं कि 2004 के बाद जो पेंशन बंद हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का बुढ़ापा का सबसे बड़ा यदि कोई सहारा है, सहारा या लाठी है, तो वो है पेंशन। 2004 के बाद जो भी नौकरी लग रहा है उनको पेंशन मिलना बंद हो गया, इसलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ उतना रुचि नहीं रह गया। हम चाहते हैं कि इसको फिर से लागू किया जाए। जो सुविधा मिलती थी आप उसको काटो मत भाई, बल्कि कुछ नई सुविधा दो। भर्ती की बात है, बेरोजगार जैसा भी कहा गया 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। संविदा नियुक्ति में लोग, आपको 10,000 में जो नौकर मिलता है यदि 2,000 में मिल गया तो आप 10,000 का नियमित नौकर क्यों भर्ती करेंगे? संविदा नियुक्ति हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा कलंक है। और मैं भी किसान का बेटा हूं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, गौ माता की सेवा और पूजा करता हूं। तो ये गौ योजना में जो 750 करोड़ मैंने बजट रखा गया, उसमें मैं एक अपील करूंगा, मार्मिक अपील, कि सब कुछ करो गाय के लिए, लेकिन एक काम करो, यदि छत्तीसगढ़ में 50 शराब दुकान बंद हो सकते हैं तो देश में और प्रदेश में कम से कम 5 शटल हाउस बंद होना चाहिए। गाय को काटना बंद होना चाहिए, उसके लिए इतना कड़ा कानून बनाना चाहिए कि कोई उसके लिए हिम्मत न करे। चलिए विजय जी, दूसरी बात परवानी जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूं। रक्षा बजट में 3,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, हाई रिस्क वाले जो 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया, और दूसरा जो हाई रिस्क वाले सैनिक थे उनको भत्ते में बढ़ाया गया। इतना बजट जो बढ़ा है, इसका असर भी राजकोष पर पड़ेगा? देखिए, ये तो देश की सुरक्षा सबसे ऊपर प्रायोरिटी में है, उसमें कभी भी कटौती और माइनस के लिए कोई भी नहीं चाहेगा। कोई भी नागरिक हो, पक्ष हो विपक्ष हो, कभी नहीं चाहेगा। और हमारे जो पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे संबंध है हम लोग के, इसके लिए हम लोग को तैयारी रखनी पड़ती है, आप तो समझते ही हैं। और ये सब तैयारी नहीं रखेंगे तो जो इतना अच्छा हम लोग का संबंध है उनसे, वो और अच्छा हो जाएगा। तो वहाँ पे जो खर्च है जरूरी है, उसके लिए देखिए बहुत अभी सबसे इम्पोर्टेंट है जो मार्केट चलता है वो पूरा एक पॉजिटिव बोलना चाहिए स्पिरिट से चलता है। आप तेजी या मंदी जो बोलते हैं लोग बाजार में, अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये रखा हुआ है तो तेजी आने पे वो 400 रुपये नहीं हो जाता है, और मंदी आने से वो 10 रुपये नहीं हो जाता, वो 100 ही रुपये होता है। लेकिन तेजी और जब माहौल पॉजिटिव होता है, सरकार अच्छा काम करती है और आपको एक अच्छा काम करने का अवसर मिलता है, तो क्या होता है, आपके पास 100 रुपये रहता है, आप 1,000 रुपये बैंक से लोन लेके 1,100 रुपये काम कर लेते हो। सेंटीमेंट नेगेटिव होता है तो आप 100 रुपये को भी घर में बचा के रख लेते हो कि खराब दिन के लिए रखना है।
तो मेनली सरकार का काम जो होता है एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक पॉजिटिव वातावरण देना, चाहे प्रदेश हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ताकि लोग नए नए एंटरप्रेन्योर आए, नए नए बिजनेस में लोग आए, जो बिजनेस है उसको और बढ़ावा करे, ताकि टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। रविंद्र जी, जिस तरीके से बात कर रहे थे, सुंदरानी जी भी ने और रमेश जी ने बात की कि जीएसटी के आने से जो छोटे उद्योगों को क्या नुकसान हुआ, उसका खामियाजा भी क्या बाजार को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि व्यापार जब चलेगा नहीं, छोटे उद्योग उसमें मुनाफा नहीं कमाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, और जनरेट नहीं होगा तो फिर राजकोष में बढ़ेगा कैसे, खजाना कैसे बढ़ेगा, क्या असर पड़ा है? जीएसटी के आने से, जब जीएसटी लागू किया गया था, छोटे उद्योगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उनकी मांग भी थी कि उनको जो 75 लाख तक है उनको जो है इससे छूट दी जाए, तो वो अभी बढ़ा के 40 लाख किया गया है, उसको दुगना किया गया है, पर अभी भी जो है जो लघु उद्योगों की मांग है और जो कंपोजिशन स्कीम है उसको 1.5 लाख तक किया गया। तो अभी मांग जो लघु उद्योगों की है ये तो बनी हुई है कि इसमें और इसमें छूट चाहते हैं, पर ये हुआ है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जो अप्रत्यक्ष कर के स्ट्रक्चर है, इसका लाभ दीर्घकाल में जरूर मिलेगा, इसको जरूर सिंप्लीफिकेशन और होना चाहिए। जैसे कि बहुत जीएसटी लागू होने से अभी तक जो इतने सारे इसमें स्लैब में बदलाव किया गया है, ये और बदलाव होगा, ये जरूर शुरू में बहुत पूरी तैयारी के साथ होना चाहिए था, पर चलिए नहीं हुआ, लागू हुआ, और इसमें जो अपेक्षित बदलाव हैं उनको समय पे यदि कर लें और कितनी ज़्यादा हम सुविधा और इसका लाभ कितना सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, और तो वो जितना सरल होगा, कहते हैं कि जो कर आप लगाते हैं वो बहुत सरल तरीके से होना चाहिए कि आम को समझ में आ जाए, उसको भरना आसान हो, उसको टैक्स चुकाना आसान हो, उसमें आपके जो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसकी लागत कम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यदि और इसमें सरलीकरण होता है तो इस तरीके से इसको और लाभप्रद बनाया जा सकता है। रविंद्र जी, जब हम इसको देखते हैं, व्यापार उद्योग को इस तरीके से हम देखते हैं, तो चूंकि चुनाव के समय में ये अंतरिम बजट आया है, तो लोगों में इसको लेकर थोड़ी सी शंका भी है कि क्या इस दौरान जो बजट में घोषणा की गई है उस पर अमल भी आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी मन में लोगों के एक संशय है। टैक्स को लेकर आप बताइए कि टैक्स को लेकर जो घोषणा आज बजट में की गई है उस पर किसी तरीके का कोई बदलाव हो सकता है या नहीं होगा, इसको लेकर कोई निश्चितता नहीं। टैक्स खासकर प्रत्यक्ष कर के बारे में है, तो प्रत्यक्ष कर जो कानून है, जब प्रत्यक्ष कानून में संशोधन हो जाएगा और संशोधन होने के बाद जब ये लागू हो जाएगा तो वो फिर जो 19-20 का जो वित्तीय वर्ष होगा उसके लिए वो लागू रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी जो योजना चर्चा मैं करूंगी, लेकिन बजट को लेकर अब प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि बजट आने के बाद लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं।